नमस्कार साथियों। कल मैंने आपके बीच जस्टिस पे जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक कंसेप्ट है उस पे कुछ बातें अपनी रखी थी, जो कि एक इंट्रोडक्टरी के रूप में मेरे द्वारा रखा गया था। आप जानते हैं कि बीपीएससी, यूपीएससी या अन्य किसी भी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों को यह पॉलिटिकल साइंस का भी ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ यह भी पता होना चाहिए कि स्टेट के जो विभिन्न तंत्र हैं जिसके आधार पर स्टेट ऑपरेट होता है, उसमें जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी एक बड़ा ही अहम तंत्र है। तो सर्वप्रथम जिस पद पर आप आसीन होंगे या होना चाहते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि जस्टिस क्या है और किस रूप में या डिलीवरी सिस्टम के रूप में काम करता है और इससे आबद्ध सिद्धांत क्या हैं। कल हमने आपको बताया था कि जस्टिस का कंसेप्ट है जो सामाजिक विकास और सामाजिक इतिहास से जुड़ा हुआ तथ्य है। हमें देखते हैं कि आदिकाल से लेकर अब तक, जब तक मानवों का समाज इतना विकसित रूप में हुआ है, तो सर्वप्रथम एक साथ रहने वाले लोगों ने समाज का निर्माण किया। समाज में जो छोटे छोटे ग्रुप थे या छोटे छोटे दल के रूप में लोग जो संगठित हुए, जो बाद में ट्राइब के रूप में विकसित हुए और बाद में एकताबद्ध होकर के जटिल समाज के रूप में सामने आए हैं। हमें देखते हैं कि उन सारे चीज़ों में जहाँ पर आपका स्टेट का डेवलपमेंट बाद में हुआ, तो समाज ने एक कैटलिस्ट की भूमिका अदा की है। तो ईस्ट हो या वेस्ट हो या किसी भी जगह की बात हो, तो यह स्पष्ट होता है कि ये सारा विकास व्यक्ति के द्वारा अपने सिद्धांतों के आलोक में किया गया है। जहाँ तक हमें लिखित इतिहास के बारे में जानकारी है, जहाँ तक हम ये जानते हैं कि लिखित इतिहास में किस प्रकार से इसके विकास हुए, वहाँ पर तो हम लोग डिस्कशन कर पाते हैं। कहीं कहीं हमें इन्फरेंसेस ड्रॉ करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम ये देखें कि लिखित इतिहास से पूर्व जिनको पढ़ा गया है, फिर उस समय भी समाज अपने अस्तित्व में था और कोई न कोई रूप में राज्य सिद्धांत या स्टेट जरूर रहा था और अपना काम वो कर रहा था। अगर हम ये देखें कि ये जस्टिस सिस्टम जिसकी बात हम आगे विस्तृत रूप में करेंगे, तो ये किस प्रकार से उद्भूत हुए, तो हम ये पाते हैं कि यह प्राचीन सभ्यताओं में भी इसकी उपस्थिति थी। बिना जस्टिस सिस्टम के कोई समाज रह नहीं सकता, कोई तंत्र डेवलप नहीं हो सकता, कोई स्टेट टिका हुआ नहीं रह सकता। तो हम ये देखते हैं कि प्राचीन सुमेर में, खास करके मेसोपोटामिया की सभ्यता में, सुमेरियन सिविलाइजेशन, जो कि एक माना यह जाता है कि जानकार सिविलाइजेशन में सर्वप्रथम वह सिविलाइजेशन था जो दजला और फुरात की घाटियों में विकसित हुआ था। उसी के अंग के रूप में बेबीलोनिया की सभ्यता और बाद में असीरिया की सभ्यता सामने आई थी। तो उसमें एक शासक बेबीलोन में हुआ है जो इसको हम्मुराबी कहा गया है। तो हम्मुराबी नाम के शासक को सूर्य से पट्टियों पर कानून प्राप्त करते हुए इंस्क्रिप्शंस में या पुरातात्विक स्रोतों में दिखाया गया है। तो यह डिवाइन ऑरिजिन ऑफ जस्टिस या डिवाइन ऑरिजिन ऑफ लॉ की बात वहाँ से सिद्ध होती है, जो कि ईसा से लगभग 2100 साल पहले की बात है। तो हम यहाँ पाते हैं कि डिवाइन ऑरिजिन ऑफ द थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत दैविक संकल्पना के आधार पर जो विकसित हुए हैं, वो अर्वाचीन मतलब अभी के नहीं हैं, वरन बहुत पहले से ही हैं। पुनः हमें देखते हैं कि इजिप्ट में, मिस्र में एक अलग सभ्यता थी जिसमें फराओस का शासन था। तो उस समय में भी बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने प्रकृति से उन सारे सिद्धांतों को हासिल किया और न्याय के सिद्धांत को दैवीय संकल्पना के रूप में माना। यद्यपि वे राजाओं को ईश्वर का पुत्र मानते थे और वहाँ पर इस्टाब्लिश्ड मोनार्की थी। तो उस मोनार्की में जो न्याय के सिद्धांत थे, निश्चित तौर पर वो सेलेसियल या डिवाइन ऑरिजिन को स्वीकार करते थे और उसी के आधार पर उन्होंने अपने ताना बाना का निर्माण किया था। उसके बाद हम सिंधु घाटी की सभ्यता में आते हैं, तो उनकी लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, परंतु वह भी कहीं न कहीं थियोसेंट्रिक, जैसा कि फिगुराइंस टेराकोटास, जो छोटे छोटे
मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं धार्मिक रूप से आबद्ध समाज था और इन इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ जो होते थे वो धार्मिक रूप से ही वो लोग करते थे। चाइनीज़ सिविलाइजेशन में भी हमें देखते हैं कि धर्म का बोलबाला प्राचीन सभ्यताओं में था, परंतु 100% ऐसा रहा हो वो बातें नहीं थी। हमें देखते हैं कि सामाजिक विन्यास या समाज का डेवलपमेंट जिस रूप में अभी हुआ है लगभग उसी तरीके से उस वक्त भी स्थापित रहा था। अगर हम इन बातों में जाएं कि हजारों साल तक टिका रहने वाला राज्य जैसे सुमेर की सभ्यता लगभग 1000 साल से ज़्यादा समय तक टिकी रही, तो न्याय का सिद्धांत निश्चित रूप से व्यवहारिक रहा होगा। हालांकि उसके कोई लिखित साक्ष्य बहुत विस्तृत रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार से अन्य सभ्यताओं में भी इनकी उपस्थिति रही होगी, परंतु एक परिचय के रूप में हम उस समय के जो तथ्य हैं उनसे इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ तो कर सकते हैं, परंतु विस्तृत विश्लेषण हमें आदि इतिहास जो जाना गया इतिहास है, जहाँ पर लिखित इतिहास है, वहाँ से हम चलेंगे। कल साथियों हमने आपको बताया था कि यूनानी इतिहासकारों ने, खास करके विद्वानों ने, दार्शनिकों ने कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसमें परमेनिडीज और हेराक्लिटस नामक विद्वानों का नाम मैंने लिया था। तो उसी तरीके से जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं वो कंटिन्यूटी में हुए हैं। अगर किसी भी धर्म दर्शन की हम चर्चा करेंगे तो हमें पाएंगे कि कोई भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, वो कंटिन्यूटी में है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो सकते हैं। जैसे भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मम विवस्वते योगं प्रोक्त वाहनम अभ्ययम वस्वमान वे प्रह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत इमं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदुः स काल नेह महता योगो नष्ट परंतप। इसका मतलब है कि प्रथम ज्ञान की शिक्षा, योग की शिक्षा भगवान ने जो श्री कृष्ण के रूप में जो अपने उपदेश दे रहे हैं, उन्होंने विवस्वमान मतलब सूर्य को दिया। सूर्य ने इमं विवस्वतम योगं प्रोक्त वाहनम अभ्यम, उन्होंने बता करके वो अदृश्य हो गए। और उसके बाद सूर्य ने वह शिक्षा अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु से खानदान दर खानदान या योग या शिक्षा जिसको कहा गया वो चला आता रहा, और बाद में परंपरा के कारण वह लुप्त हो गया, उसकी छवि धूमिल हो गई, वह अस्पष्ट होता चला गया। तो पुनः उसको स्पष्ट करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जो है वो गीता के माध्यम से उन उपदेशों को पुनर्संस्थापित कर रहे हैं। तो हम ये पाते हैं कि यह जो शिक्षा ऊपर वाले से प्राप्त होने की बात है, जैसे डिवाइन ऑरिजिन ऑफ थियोरी ऑफ जस्टिस, वो हम हम्मुराबी में भी पाते हैं। हम्मुराबी ने भी भगवान सूर्य से प्लेट लेते हुए, शिलापट्ट लेते हुए उसको इंस्क्रिप्शन में बताया गए हैं और दिखाए गए हैं। विधिवत लॉ कोड्स उसने बनाए थे जो कि भगवान सूर्य से लिए थे। जबकि भारतवर्ष की सभ्यता और वह बेबीलोन का हम्मुराबी, ये बहुत ही लगभग दोनों में अगर धार्मिक रूप से भी गणना करें तो 1000-1200 साल का अंतर है। 1000-1200 साल बाद बेबीलोन वाले हुए। अगर धार्मिक रूप से देखें, जो धार्मिक गणनाएँ हमारे यहाँ प्रचलित हैं, और अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमें पाते हैं कि हम्मुराबी पहले हुआ जिसने सूर्य से वो प्लेट्स या लॉ का जो कोडिफाइड लॉ प्राप्त उन्होंने किया। और बाद में भगवान श्री कृष्ण जो कि वेदव्यास ने इसको संकलन किया है, जो गुप्त पीरियड या उससे कुछ पहले का हो सकता है, ये भारत में पाया गया। तो समाज में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं या जो होते रहे हैं, वो रीत और सत्य जो मैंने कल आपसे बताया था, इसको समझने की आवश्यकता है। तो रीत और सत्य आधारित थे जो पूरे संसार के लिए एक समान थे। कहीं भी ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो रीत और सत्य से बाहर था। तब हमें आते हैं कि जस्टिस सिस्टम जो आज हमारे सामने जटिल रूप में आया है, वो उसके थ्योरी जितने भी प्राचीन काल से अब तक हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो न्याय का सिद्धांत एक तो आपने देखा कि ये सेलेस्टियल या डिवाइन थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जिसमें सारा का कर्ता धर्ता ईश्वर ही है। ईश्वर ने ही संसार को बनाया, उसी ने उस जस्टिस सिस्टम को बनाया। और कोई अधिकारी, कोई कर्मी, कोई राजा, कोई तंत्र अगर वह फेल होता है तो ईश्वर उसका न्याय करता है, जिसको ईश्वर का न्याय या डिवाइन अनफोल्डमेंट जैसा कि सेंट अगस्टाइन ने बाद में कहा है, वह होता है। इसमें यह फेथ आधारित है, ये विश्वास आधारित है, और इसका कोई सब्सटेंटिव साक्ष्य हम लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं है जिसके आधार पे इसको सिद्ध कर सके। दूसरी बात है कि डेवलपमेंट सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ लॉ का डेवलपमेंट होना और उसके साथ जस्टिस का डेवलपमेंट होना।
तो आप जानते हैं कि विकासवादी सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने डाला, जो मानवों के क्रमिक विकास की बात को करते हैं। तो क्रमिक विकास में समाज का भी विकास सामने आता है। कोई समाज उद्भूत हुआ, कैसे बढ़ा, बहुत सारे आचार शास्त्र को अपने अंदर समाहित किया, डूस एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, उस बात को उन्होंने अपने साथ रखा। और जो डोंट्स हैं और जो डूस हैं, डूस के लिए रिवार्ड, डोंट्स के लिए जो नहीं करने हैं उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान समाज ने किया। जो अगर हम देखें यूरोपियन सिस्टम में, तो पहले वो लेजेस कहलाते थे, छोटे छोटे कम्यून्स जो अपने परंपराओं से आबद्ध थे, जो हजारों सालों से चली आ रही थी, तो वो लेजेस उसको फॉलो करते थे। और वो लेजेस ही बाद में वो लॉ को उत्पत्ति ही LEGS लेजेस से हुआ है, तो लॉ के रूप में डेवलप हो गए, जो विभिन्न समाज के लिए अलग अलग थे और उनका अलग अलग लेजेस था। परंतु ये रीत की बात जो मैंने कल किया था, रीत और सत्य, तो वो रीत और सत्य सभी के लिए कॉमन थे, चाहे कोई भी हो। तो जो लेजेस डिफरेंट स्थापित हुए, वो लॉ के रूप में, एक रीत सत्य के रूप में जो कोडिफाइड हुए, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जिनको मिला, वो लॉ ही कोडिफाइड लॉ कहे गए। और जो दूसरे समाज में एक्सेप्ट नहीं हुआ, या जो वेट स्टोन पे, मतलब जिसके आधार पे हम उसको कस सकें, तर्क को समझ सकें, वो कुछ परंपराएं नहीं चल सकी, तो वो फेडेड आउट हो गई, वो खत्म हो गई। बाकी जो कुछ वो एक्सेप्ट किया गया, वो लॉ के रूप में कोडिफाइड हुआ। तो हमें देखते हैं कि डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ जस्टिस किस प्रकार से क्रम समय डेवलप होते हुए जस्टिस जो आज हमारे सामने है, जो वेस्ट से आया, ईस्ट से आया, ओरिएंट से आया, ऑक्सीडेंट से आया, जहाँ से भी आया, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी के रूप में निरंतर डेवलप हो रहा है। आज भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ आज डेवलप हो रहे हैं। तो जो लॉ समाज में एक्सेप्टेबिलिटी आया, तो डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ जस्टिस में आएंगे। अब जस्टिस में आपका बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे, जैसे अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं न्याय के जो कि बदला लेने की भावना पर चलता है, तो उसको रेट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जा सकता है। जैसे बहुत सारे समाज में था कि हत्या का जो दंड था वो हत्या ही था, हत्या का दंड मौत मृत्यु था, जिसमें यह था कि उसने हत्या की है इसीलिए उसको हत्या किया जाना चाहिए, तो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस के रूप में उसको जाना गया। तो विद्वानों ने इस चीज़ को विस्तृत रूप में लिखा है कि ये रेट्रीब्यूटिव जस्टिस के क्या प्रभाव हुए। मैं आपसे मोटा मोटी ये कहना चाहता हूँ कि जस्टिस का जो प्रभाव, एक तो रिफॉर्मेटिव होने की बात भी विद्वानों ने कही कि ये रिफॉर्मेटिव होगा, यह एक प्रकार का मैसेज समाज में देगा, जहाँ से ये बात सामने आएगी कि अमुक कृतित्व करने पर इस प्रकार के दंड दिए जाएंगे, जिसके बाद कोई उस प्रकार का कृतित्व या क्राइम जो डिफाइन किया गया जूरिस्प्रूडेंस में वह नहीं करेगा। तो थ्योरी ऑफ डेटरेंस, मतलब ये रुकावट किसी भी के भी आचरण को मोल्ड करने का, अपने सांचे में ढालने का, यह पनिशमेंट एक टूल के रूप में सामने आया और जस्टिस ने उसको पुनर्विना डिफाइन किया। तो रेट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेटरेंस के रूप में काम करना, इन सारे चीज़ों को अगर हम जोड़ेंगे तो इथिक्स से भी जुड़ जाएगा। तो विद्वानों में खास करके प्लेटो ने जो अपने नाइकोमेचियन इथिक्स उन्होंने लिखा, उसमें भी थ्योरी ऑफ जस्टिस को उन्होंने प्रतिपादित किया। सुकरात, जैसा कि मैंने कल आपसे चर्चा भी किया था, अरिस्टोटल का जो पॉलिटिक्स है, जो और अरिस्टोटल का जो बुक्स है, उसमें भी इसकी चर्चा की गई। उसके साथ बाद में इमैनुअल कांट या उन सरीखे बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे यूटिलिटारियंस में जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी में भी इसकी चर्चा की। तो मोटा मोटी साथियों, इस बात को समझना है कि जस्टिस एक ऐसा सिस्टम है जो व्यक्ति को संतोष उत्पन्न करता है, किसी भी चीज़ के फैसला के बारे में संतोष उत्पन्न कर दे और वाइडर मास को करे, और जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जो रीत और सत्य पर आधारित हो, वही जस्टिस होगा। आधुनिक काल में अगर हम देखेंगे तो मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ पॉलिटिक्स में, यूटिलिटारियन थियोरी ऑफ पॉलिटिक्स में, आपका लिबरल डेमोक्रेटिक थियोरी ऑफ पॉलिटिक्स में, आपका मोनार्किकल सिस्टम में भी ये जस्टिस का बड़ा ही महत्व था, क्योंकि उस वक्त भी न्यायाधीश होते थे। इस्लाम में काजी उल कजात कहलाते थे, हिंदुओं में वो न्यायाधीश कहलाते थे। और वो कभी कभी तो ऐसा भी रेफरेंस हमें मिलता है कि वो राजाओं को भी दंडित करते थे, मतलब वो राजा उनसे भी आबद्ध थे, ऐसा नहीं था कि वो उससे स्वतंत्र थे। सेम चीज़ हम इस्लाम में भी पाते हैं। किसी भी तरह का अगर कोई दंड देना था तो उन्होंने
बड़े बड़े हुक्मरानों को भी दंडित काजियों के द्वारा किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। वेस्ट में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लॉ कोर्ट्स स्थापित हुए, खास करके सामंतवाद के पतन के बाद जब मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड में हस्ताक्षरित हुआ और बाद में पपेसी, राइज ऑफ पपेसी, डाउनफॉल ऑफ रोमन एम्पायर एंड एट द टाइम ऑफ रोमन एम्पायर जो कोडिफिकेशन हुए। जैसे 550 के आसपास जस्टिनियन नामक एम्पायर जो बिजेंटाइन एम्पायर थे, उन्होंने कोड ऑफ जस्टिनियन बनाया और जितने भी लॉस थे, जितने भी कानून थे, उसको कोडिफाइड किया और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सामने लाया। बाद में हम देखते हैं कि फ्रांसिस वेस्ट ने उन्हीं से ड्रॉ किया और ड्रॉ कर करके विभिन्न कोर्ट्स विभिन्न देशों में इस्टाब्लिश हुए और उसके आधार पर डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम चलता रहा। आधुनिक काल में जो हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स या विभिन्न ट्राइब्यूनल्स स्थापित हैं, खास करके संसार, खास करके इंडिया में, उसमें बहुत सारे चीज़ों को वेस्ट से, ऑक्सीडेंट से लिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय ट्रेडिशंस की भी मान्यता दी गई है। किसी भी सभ्यता में, किसी भी समाज में मोरल्स का वही वैल्यू है जो शरीर और प्राण का वैल्यू है। अगर मोरालिटीज़ नहीं रहेंगे तो जस्टिस एक स्टैंड नहीं करेगा। तो साथियों, इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अगर आप मोरल्स, जस्टिस, लॉस, लॉ कोर्ट्स, डिलीवरी सिस्टम ऑफ जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, स्पीडी जस्टिस, थियोरी ऑफ गोल्डन रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ, थियोरी ऑफ डिटरेंस, थियोरी ऑफ पनिशमेंट, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, यूटिलिटारियनिज्म नहीं समझेंगे तो ये जस्टिस को आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने साथियों ये प्रयास किया है कि आप इसके माध्यम से इस बात को समझें, ये जस्टिस जिसको न्याय कहते हैं, समझने के पहले हमें किन किन चीज़ों को समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट जरूर दें मुझे और क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप लोगों को कन्विंस करने के लिए अच्छे और विश्लेषण किया जा सके। तो पुनः अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए साथियों सभी को धन्यवाद। छात्रों, आप समझें, आप अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। धन्यवाद।